गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज़ आ रही है बेटा लाइव वालों को? लाइव वालों को बेटा आवाज़ आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही क्या बेटा? हैंड रेस करें। गुड मॉर्निंग मैडम, आवाज़ आ रही है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, आज से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है लक्ष्मी मैडम, सुभाष जी थैंक यू। आज से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन। एक तो क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो ज़रूर एक काम करें। नंबर एक तो ऐप डाउनलोड कर लें, और दूसरी चीज़ जो कनेक्ट नहीं है लाइव क्लासेस से वो कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, जिन्होंने जो अभी तक मेरे से लाइव क्लासेस से कनेक्ट नहीं है वो सभी बच्चे लाइव क्लासेस से ज़रूर कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, साथ ही साथ यूट्यूब पर जो एनएम क्लासेस का चैनल है उसको सभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो पेपर के सॉल्यूशंस होंगे वो सारे मैं यूट्यूब पे डालूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कल का पेपर में कहीं कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि नॉर्मल पेपर था। और गुड मॉर्निंग जीतराम जी, आवाज़ आ रही है ना जीतराम जी, सुभाष जी, सुनीता मैडम, सभी लोगों को? ठीक है लक्ष्मी मैडम, आज शायद मुझे लग रहा है इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, देखते हैं। ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग जीतराम जी। ठीक है, सभी जो जुड़ो भाई। ठीक है, ठीक है सुभाष जी, लक्ष्मी मैडम, ठीक है, जीतराम जी, सुनीता मैडम, ठीक है। आपको भी आ रही है मैडम एक बार आवाज़? ठीक है, आ रही है ना इसमें आवाज़? ठीक है, आज आपको जोड़ दूंगा पूनम मैडम, है ना, और आपको भी मैडम आज जोड़ दूंगा। नेक्स्ट स्टार्ट करें, सॉल्यूशन। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन। हाँ, नया चैप्टर स्टार्ट होगा आज से, सॉल्यूशन। यही हमारे काम में है। सिर्फ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे कोर्स में दे रखी है और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर दे रखी है। नया चैप्टर आज से चालू करेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, अब आप सबको पता है कि सॉल्यूशन क्या चीज़ है। सीधी सी बात है, जैसे मान लो मैं पानी में चीनी मिला दूं तो ये भी सॉल्यूशन है, पानी में नमक मिला दूं तो ये भी सॉल्यूशन है। आप सब शिकंजी बनाते हैं, पानी लिया, चीनी भी मिला दी, नींबू भी मिला दिया, काला मिर्च भी मिला दी, ये सब सॉल्यूशन है। कहने का मतलब दो या दो से अधिक चीज़ों को मैं मिलाऊंगा और जो मिश्रण बन जाएगा वही चीज़ क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। अब क्या ये सॉल्यूशन तीन तरह के हैं, एक वास्तविक विलयन, एक कोलाइडी विलयन और एक सस्पेंशन होता है। अभी जो हम सॉल्यूशन के अंदर अभी हम पढ़ रहे हैं वो वास्तविक विलयन पढ़ रहे हैं। कौन सा विलयन पढ़ रहे हैं? वास्तविक। अभी हम कोलाइडी विलयन या सस्पेंशन नहीं पढ़ रहे। जो हमारे 12th क्लास के अंदर चैप्टर है, ये जो सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है वो आपके 12th क्लास में है, और जो हमारे 11th 12th वाला जो है उसमें है सॉल्यूशन वाला टॉपिक। तो जो राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक 12th में है वो वाली बात आपको करनी है। यहाँ हमसे समांगी विलयन की बात की गई है। समांगी विलयन का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं पानी में एक बार चीनी अच्छे से घोल दूँ तो ऐसा होता है क्या, आपको ऊपर ज़्यादा मीठा लगता है या नीचे ज़्यादा मीठा लगता है, या सब जगह एक जैसा लगता है? सब जगह एक जैसा लगता है। पानी में एक बार नमक डाल दो, नमकीन ऊपर भी ऐसा ही लगेगा और नीचे भी ऐसा ही लगेगा। लेकिन पानी में तेल मिला दो तो तेल कहाँ ज़्यादा रहेगा, नीचे ज़्यादा रहता है या ऊपर? वो विषमांगी विलयन है। तो दो या दो से अधिक अवयवों को मैं मिलाऊंगा और अगर वो समांगी मिश्रण बना लेते हैं तो वही विलयन क्या कहलाएगा? वास्तविक विलयन कहलाएगा। तो डेफिनेशन लिखें वास्तविक विलयन की, दो या दो से अधिक अवयवों का, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ध्यान रखें, मैं बार बार कह रहा हूं जो मैं विलयन पढ़ रहा हूं वो कौन सा विलयन पढ़ रहा हूं अभी? वास्तविक विलयन। मैं कोलाइडी विलयन या सस्पेंशन की बात नहीं कर रहा हूं,
क्योंकि कोलाइडी विलयन और जो सस्पेंशन है वो समांगी मिश्रण नहीं है, वो कैसे है, विषमांगी मिश्रण है। और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो समांगी मिश्रण की बात कर रहे हैं। हम पानी में तेल नहीं मिला रहे हैं, अभी हम पानी में नमक मिला रहे हैं, पानी में चीनी को अच्छी तरीके से घोल रहे हैं, यानी समांगी मिश्रण बना रहे हैं। तो दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अगली हेडिंग डालें, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। अब आप सबको पता है कि समांगी मिश्रण क्या चीज है। ऐसा मिश्रण, सुने मेरी बात, ऐसा मिश्रण जहां जो सभी जगह, जिसका सभी जगह संगठन और गुण समान हो, वो मिश्रण क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण या होमोजीनस मिक्सचर कहलाएगा। समअंग का मतलब सब जगह एक जैसा होगा। जैसे आपने पानी में चीनी मिला दी अच्छे से, तो ये तो है नहीं कि साहब ऊपर ज़्यादा मीठा लगेगा या नीचे ज़्यादा मीठा लगेगा, वो तो आपको सब जगह एक जैसा मीठा लगता है। चीनी ऊपर भी उतनी ही घुली हुई है और नीचे भी उतनी ही घुली हुई है, तो ये वाली जो चीज़ होती है वो कहलाता है समांगी मिश्रण। तो लिखें समांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसका संगठन तथा गुण, ऐसा मिश्रण जिसका संगठन तथा गुण सभी जगह एक समान हो। ऐसा मिश्रण जिसका संगठन तथा गुण सभी जगह एक समान हो। आई बात सुनने। अब क्या होता है, जो ये सॉल्यूशन है ये भी कई तरह के होते हैं। जैसे मान लो मैंने पानी में चीनी मिला दी, तो यहां तो केवल दो ही अवयव है, एक तो पानी है और एक चीनी है। लेकिन मान लो मैंने पानी, चीनी और उसमें काला नमक मिला दिया, तो दो अवयव हो गए या तीन अवयव हो गए, तीन अवयव। तो एक टर्म आएगी द्विअंगी विलयन। नाम से ही पता चल रहा है ऐसा विलयन जिसमें कितने अवयव हो, दो, बाइनरी सॉल्यूशन। पानी में चीनी, पानी में नमक, पानी में अल्कोहल। एक आएगा त्रिअंगी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। इसका मतलब अवयवों की संख्या कितनी होगी, तीन। अब आपके कोर्स में जो है वो बाइनरी सॉल्यूशन है, आपको सिर्फ दो कंपोनेंट को मिलाना है और उससे क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। समझ में आई बात। तो अगली हेडिंग डालें, बाइनरी सॉल्यूशन या द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। तो लिखें ऐसा विलयन जिसमें केवल दो अवयव हो। ऐसा विलयन जिसमें केवल दो अवयव हो। ऐसा विलयन जिसमें केवल दो अवयव हो। अब हमारे कोर्स में द्विअंगी विलयन है। अब विलयन के अंदर आपको पता है दो चीजें होंगी। एक चीज को तो हम कहेंगे विलेय और एक चीज को हम क्या कहेंगे, विलायक। जो चीज अधिक मात्रा में है वो विलायक है। मान लो आपने पानी में चीनी घोल के सॉल्यूशन बना दिया, तो ज्यादा मात्रा में क्या है, पानी है या चीनी है? अरे बोलो ज्यादा मात्रा में क्या मिलाओगे, पानी मिलाते हो या चीनी मिलाते हो? पानी, तो पानी विलायक है। और चीनी उसमें क्या है, विलेय है। यानी विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है वो तो कहलाता है विलायक। हाँ, और जो कम मात्रा में होता है वो कहलाता है विलेय। आई बात समझना। सीधी सी बात है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है ना वही दुनिया को दिखता है। सीधी सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है। ये भी तो सिस्टम है ना, जिसके अखबार में बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आते हैं वही बिकता है आज के टाइम पे। जो दिखता है वो बिकता है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में होगी वो आपको दिखेगी और जो चीज़ कम मात्रा में होगी वो आपको नहीं दिखेगी। समझ में आया? जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति ऐसा है जो सिगरेट का धुआं छोड़ रहा है, आपके बगल में खड़ा है और सिगरेट का धुआं छोड़ रहा है, तो आपको क्या दिखता है, ठोस द्रव या गैस?
अरे बोलो धुआं कोई छोड़ रहा है तो आपको क्या दिख रहा है? ठोस दिख रहा है, द्रव दिख रहा है, या गैस दिख रहा है? गैस। तो इसका मतलब उसमें विलायक का काम गैस कर रहा है और विलय का काम कार्बन के पार्टिकल कर रहे हैं। ऐसा हम कोलाइडी विलयन में पढ़ेंगे। जैसे मान लो हम सब करते भी है, झाग बनाते हैं, और याद हो तो बचपन में वो उड़ाते भी थे, वो बुलबुला सा उड़ता था ना, तो तुम्हें क्या दिखता था? देखो सोचो क्या दिखता था? बाहर से कोई लेयर सी दिखती थी बुलबुले में, तो क्या दिख रहा है तुम्हें? ठोस दिख रहा है या द्रव दिख रहा है? अरे बोलो तो सही, क्या दिख रहा है? अरे ठोस दिख रहा है या द्रव दिख रहा है? द्रव दिख रहा है ना। तो सीधी सी बात है, विलायक द्रव है और उसके अंदर जो छुपी हुई चीज़ है वो गैस है। तो जो चीज़ आपको दिख रही है ना वो विलायक है, और जो चीज़ हमें नहीं दिखेगी वो चीज़ विलय है। जैसे अभी सर्दियों में आपको धुंध छाएगी ना, आपको रास्ते में आओगे तो आपको दिखेगा भी नहीं कुछ भी, गाड़ी चलाते हुए बड़ी मुश्किल से आओगे। तो आपको क्या दिखता है जब धुंध छा जाती है? ठोस, द्रव या गैस? अरे कोहरा दिख रहा है, अभी खुद ही बता दो क्या दिख रहा है तुम्हें? ठोस, द्रव या गैस? गैस दिख रही है ना। और आप सबको पता होगा उसमें विलायक तो गैस है, और जो विलय का काम करेगा वो एक्चुअल में पानी होता है उसके अंदर। अभी इसी चीज को मैं कोलाइडी विलयन में अलग अलग शब्द बोलूंगा, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, लेकिन अभी हम वास्तविक विलयन पढ़ रहे हैं, अभी हम कोलाइडी विलयन नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो इसीलिए जो चीज अधिक मात्रा में है वो सॉल्वेंट है, और जो चीज कम मात्रा में है वो चीज क्या है? सॉल्यूट है। अब विलयन को, अब आपके कोर्स में सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट ग्रेड में यही दिया है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताएं। आपको ये बताना है कि सॉल्यूशन के कितने प्रकार हैं। तो हमें वो एग्जाम्पल्स याद करने हैं जो 12th बोर्ड की बुक में दे रखे हैं। समझने के लिए तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मुझे वही एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं जो हमारे 12th बोर्ड के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालें, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, जिसमें लिखें ऑन द बेसिस ऑफ फेज, प्रावस्था के आधार पर, प्रावस्था के आधार पर। अब अगर आप देखेंगे तो आपको 3 तरह के विलयन दिख सकते हैं। एक तो दिखेंगे गैसीय विलयन, जैसे अभी मैंने कहा गैसीय विलयन का मतलब ये हो गया, जैसे आप सबने देखा होगा गैस, जैसे मैंने अभी भी कहा धुआं, अरे सिगरेट का धुआं, तो आपको क्या दिख रहा है? गैस फॉर्म में दिख रहा है, वो सॉल्यूशन ही तो है, तो वो गैसीय विलयन आएगा। दूसरे टाइप का सॉल्यूशन हम अभी पढ़ेंगे आगे चलकर, द्रव सॉल्यूशन, जो आपको दिखाई दे सॉल्यूशन उसी टाइप का है। पानी में आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 चुटकी नमक डाल के घोल दिया, क्या दिख रहा है आपको? सॉलिड दिख रहा है या लिक्विड दिख रहा है? लिक्विड, वो द्रव विलयन है। तीसरा होगा ठोस विलयन, सबने देखा होगा पनीर, देखा है पनीर अपन लाते हैं, वो भी विलयन है। उस पनीर के अंदर पानी भी तो होता है, लेकिन दिखता क्या है तुमको? ठोस। अरे ठोस दिखता नहीं दिखता, तो वो ठोसीय विलयन है। यानी जो चीज़ आपको दिखाई दे, जो फेज आपको दिखाई दे, उस बेसिस पर विलयन 3 तरह के हैं। नंबर 1 गैसीय विलयन, नंबर 2 द्रव विलयन, और नंबर 3 कौन सा है? ठोस विलयन। अब गैसीय विलयन में 2 चीजें होंगी, एक तो होगा विलय, एक होगा विलायक, और एक इसके उदाहरण। तीन चीजें आएंगी। जब गैसीय विलयन आप बनाओगे तो कंफर्म है कि जो विलायक होगा वो गैस और गैस। अरे हाँ या ना भाई, गैसीय विलयन में मैंने कहा जो विलयन की प्रावस्था दिखती है वो विलायक होता है। अगर गैसीय विलयन दिख रहा है तो विलायक सीधी सी बात है गैस गैस गैस। विलय ठोस, द्रव और गैस हो सकता है। ठीक है, जैसे कोलाइडी विलयन से ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। जैसे पहला एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपको लगे कि जो विलायक है वो गैस है और विलय ठोस हो,
ऐसा कोई सॉल्यूशन है क्या, ऐसा कोई कोलॉइडी सॉल्यूशन है क्या? तो सबसे अच्छा एग्जांपल है सिगरेट का धुआं या कारखानों से निकलने वाला धुआं। खुद ही सोचो, धुएं में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठोस, द्रव या गैस? अरे बोलो तो सही, गैस। तो विलायक का काम गैस करेगा और उसके अंदर कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं। ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल कोलॉइडी सॉल्यूशन का है। आ रहा है समझ में? अब एनसीईआरटी ने इसका क्या एग्जाम्पल दे रखा है, जिसमें विलायक का काम गैस करे और विलेय का काम ठोस करे। एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल दे रखा है कपूर प्लस नाइट्रोजन गैस। आगे समझना, मैंने कहा विलायक का काम गैस करे और विलेय का काम द्रव करे। इसको दैनिक दिनचर्या में अगर हम ऐसा समझना चाहें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा, अब सर्दियों के दिनों में जब आप आओगे तो कोहरा दिखाई देगा आपको। देखा भी होगा आपने, कोहरे में मुझे कुछ नहीं, सिर्फ दूर दूर तक गाड़ी चलाता है तो धुंध ही धुंध दिखाई देती है गैस। लेकिन आप सबको पता है जब कोहरा छाता है तो उन दिनों गाड़ियों पे पानी जमा हो जाता है, क्योंकि उसमें विलेय का काम द्रव करता है। आ रहा है समझ में? समझने के लिए दैनिक दिनचर्या। एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आपको पता है लिक्विड होता है, प्लस N2 गैस। आगे समझ में? तीसरा एग्जाम्पल गैस गैस। ये तो आपको पता ही चल रहा है, गैसों का मिक्सचर। हमारा जो वायुमंडल है इसके अंदर खूब सारी गैसें हैं, इनका जो मिक्सचर है, और आप सबको पता है एक ही फेज दिखाई देगी। तो गैस गैस का जो मिश्रण है वो है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर, क्योंकि आपके कोर्स में बाइनरी सॉल्यूशन है। आगे यहाँ तक समझ में? अब हम बात कर रहे हैं द्रव विलयन की। तो सीधी सी बात है, द्रव विलयन में विलायक द्रव होगा, विलायक द्रव होगा, विलायक द्रव होगा, विलेय ठोस, द्रव और गैस। आ रहा समझ में? अब जैसे अपन दैनिक दिनचर्या में द्रव ठोस का उदाहरण देखना चाहें, जिसमें विलायक का काम द्रव करता है और विलेय का काम ठोस करता है, तो सबसे अच्छा उदाहरण है दैनिक दिनचर्या में कीचड़ को देख लो। कीचड़ कैसा दिखता है, ठोस, द्रव या गैस? द्रव दिखता है कीचड़, लेकिन उसमें ठोस ही तो होता है। दैनिक दिनचर्या में और एग्जाम्पल लेना चाहो तो पानी ले लो, पानी में चीनी घोल दो। पानी तो विलायक है और चीनी क्या है, विलेय है। आ रहा है समझ में? ठोस का काम करेगा। तो इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज प्लस जल। आगे समझ में? अगर मुझे द्रव द्रव का एग्जाम्पल देखना है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने बताया था इमल्सन, पायस, इमल्सन। सुना होगा, इमल्सन वो चीज़ होती है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं, वो चीज़ इमल्सन या पायस कहलाती है, जिसके उदाहरण है O/W या W/O, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। अपन आगे पढ़ेंगे। यानी विलेय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो, वो चीज़ कोलाइडी विलयन में इमल्सन या पायस कहलाएगी। यहाँ हम वास्तविक विलयनों की बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इसका एग्जाम्पल द्रव द्रव का जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो दे रखा है एथेनॉल प्लस वाटर। आपने देखा भी होगा, पानी में जब अल्कोहल मिल जाता है ना, तो आप ये नहीं बता सकते पानी कौन सा है और अल्कोहल कौन सा है। जितना अल्कोहल ऊपर होता है उतना ही अल्कोहल कहाँ होता है, नीचे भी होता है। द्रव और गैस का एग्जाम्पल, द्रव और गैस का एग्जाम्पल जैसे मैंने, आप खुद ही सोचो, हम बचपन में गुब्बारा उड़ाया करते थे, क्या बोलते थे उसको, उड़ाते थे ना, झाग, झाग। अरे बुलबुले उड़ाते थे, नहीं उड़ाते थे? तो देखने में क्या लगता है, द्रव, और उसके अंदर होती क्या थी, गैस। आ रही बात समझ में? लेकिन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है जल में घुली ऑक्सीजन। पानी में ऑक्सीजन घुली हुई अलग कर सकते हो क्या? पता है क्या ऑक्सीजन कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है? आगे समझ में? समांगी मिश्रण। तीसरे टाइप की हम बात कर रहे हैं ठोस विलयन, जिसमें विलायक ठोस, 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 द्रव और गैस। जैसे हमें ठोस ठोस का उदाहरण देखना है, जिसमें विलेय भी ठोस हो, विलायक भी ठोस हो, तो इसके उदाहरण तो आपको पता है बहुत सारी मिश्र धातुएं होती है। जो ज्वेलर्स होता है वो क्या करता है, प्योर 124 कैरेट सोना तो लेता नहीं है, वो तो 22 कैरेट सोना ही लेता है। तो सोने में और सारी चीज़ें भी तो मिलाता है, समझ में आ गया? तो उसमें सोना जो है वो तो विलायक का काम कर लेगा, और जो दूसरी चीज़ें हैं वो किसका काम कर लेगी, विलेय का काम कर लेगी, जैसे कॉपर प्लस गोल्ड। आगे समझ में?
ठोस और द्रव, विलायक ठोस हो और विलेय द्रव हो। दैनिक दिनचर्या में एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो तो दही देख लो, जमा हुआ दही, हलवाई की दुकान पे देखना जमा हुआ दही, वो कढ़ाई सी में जमा लेता है ना, कैसा दिखता है तुमको? वो ठोस, लेकिन वो जैसे ही दही को हटाता है तो नीचे पानी निकलता है, नहीं निकलता? पनीर। लेकिन यहाँ समझने के लिए हम ले लेते हैं सोडियम अमलगम। आप सबको पता है पारा तो लिक्विड है और सोडियम है, जो आपने लैब में करे भी होंगे, खूब आग लगाई होगी, आया ध्यान? सोडियम के टुकड़े होते हैं। तीसरा है ठोस गैस। ये तो हम खूब अच्छा पढ़ेंगे भी जब मैं कोलाइड्स, जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आप सबने देखा भी होगा, एक ठोस सतह होगी जैसे पैलेडियम की सतह, और उसके ऊपर हम जैसे ही हाइड्रोजन गैस को गुजारेंगे तो हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर अधिशोषित हो जाती है, जो हम अधिशोषण पढ़ेंगे आगे चलकर। तो पैलेडियम के ऊपर, पीडी के ऊपर H2 गैस। उम्मीद करता हूँ आपके ये वाला चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हमारे टॉपिक के अंदर, कोर्स के अंदर जो पहला सिलेबस में पॉइंट दिया है वो यही दिया है, विलयन को आप क्लासीफाई करें। ऑनलाइन वालों को बेटा समझ में आ गया? यस करें। सुभाष जी, लक्ष्मी मैडम, सुनीता मैडम, जीतराम जी, राजेंद्र जी, ठीक है। लाइव क्लासेस में आप सबको अच्छे से आवाज़ आती है घर पे जब पढ़ते हो? कल केमिस्ट्री का पेपर सॉल्यूशन होगा, उसको कराऊंगा, फिर सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा। आ गया होगा आपके अच्छे से समझ में? दैनिक दिनचर्या में भी जो आप एग्जाम्पल्स ज़्यादातर देखते हो वो सारे कोलाइडी सॉल्यूशन के देखते हो, लेकिन हमारे कोर्स में वास्तविक विलयन है। उतार लिया बेटा आप सबने? ठीक है। उम्मीद करता हूँ उतार लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारे कोर्स में इन्होंने दिया है सबसे पहले सांद्रता, कंसंट्रेशन क्या चीज है। एक क्वेश्चन श्योर है इस पर आना, सांद्रता। सांद्रता, आप एक ग्लास लो, मान लो ये ऐसा ही बना है मुझसे, तो ग्लास, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें मैंने चीनी घोलना चालू किया। मान लो मैंने इसमें 1 चम्मच ही चीनी घोली, तो क्या कहते हो आप इसको? तनु है या सांद्र है? क्या बोलते हो जनरल भाषा में, क्या बोलते हो? डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है? अरे बोलो तो सही।
अरे बोलो तो सही है, डाइल्यूट ही बोलते हैं। अगर इसमें मैं 40 चम्मच चीनी डाल दूँ तो डाइल्यूट बोलोगे, कंसंट्रेट? कंसंट्रेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ को कंसंट्रेट बोलना है या किसी चीज़ को डाइल्यूट बोलना है, ये सब चीज़ विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है। जो आपने सॉल्यूशन बनाया है, अगर उसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा है तो आप कह देते हो वो चीज़ कंसंट्रेट है, और अगर उसके अंदर विलेय की मात्रा कम है तो आप क्या कह देते हो? डाइल्यूट है। मान लीजिए मैंने एक ग्लास ले लिया, उसमें 1 चिटकी नमक डाल दिया, तो क्या कहोगे? कंसंट्रेट है या डाइल्यूट है? डाइल्यूट है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सब्जी बनाते समय बहुत ज़्यादा नमक डल गया, तो क्या कहोगे? डाइल्यूट है, कंसंट्रेट है? कंसंट्रेट है। तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या है? विलयन में या किसी विलायक में जो विलेय की जो मात्रा होती है वही चीज़ क्या कहलाती है? कंसंट्रेट कहलाती है। जैसे मान लो मैंने ये 1 लीटर सॉल्यूशन बना दिया, ये 1 लीटर सॉल्यूशन है और इसमें मैंने 4 ग्राम NaOH घोला हुआ है। अब तरीके हैं बोलने के अलग अलग। एक तरीका तो ये होगा कि साहब ये जो 1 लीटर का सॉल्यूशन है इसमें मैंने 4 ग्राम NaOH घोला है, पहला तरीका, तो वो चीज़ कहलाएगी स्ट्रेंथ। क्या कहलाएगा? स्ट्रेंथ। दूसरी बार मैं क्या करूंगा? इस NaOH के मोल बना लूंगा। NaOH क्या बना लूंगा? मोल, 4/40, 0.1। तो दूसरा तरीका मेरा बोलने का ये होगा कि जो ये 1 लीटर का सॉल्यूशन है ना, उसमें मैंने NaOH का 0.1 मोल घोला है, तो वो चीज़ कहलाएगी मोलरता। वो चीज़ क्या कहलाएगी? मोलरता। तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या हुई? विलयन में या निश्चित विलायक में विलेय की जो मात्रा होती है वही चीज़ कंसंट्रेशन होती है। आप कंसंट्रेशन में विलेय की मात्रा को बताते हो, आप मोलरता में क्या बता रहे हो? मोल्स की संख्या। किसके मोल्स की संख्या? विलेय के मोलों की संख्या। नॉर्मलता में क्या बताओगे? ग्राम तुल्यांक। तो किसके ग्राम तुल्यांक बताओगे? विलेय के ग्राम तुल्यांक। तो कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है विलेय की मात्रा। अगर विलेय की मात्रा ज़्यादा है तो सॉल्यूशन कंसंट्रेट है, और विलेय की मात्रा अगर कम है तो सॉल्यूशन कंसंट्रेट नहीं बल्कि कैसा है? डाइल्यूट। समझ में आ गया होगा? तो डेफिनेशन लिखें। तो क्या चीज़? विलेय और विलायक अगर दोनों ही बराबर हो तो आप उस समय किसी को भी विलायक मान सकते हो और किसी को भी विलेय मान सकते हो। ठीक है, अब लिखे आगे, डेफिनेशन लिखे। विलयन या निश्चित विलायक में, विलयन या निश्चित विलायक में, विलयन या निश्चित विलायक में, विलयन या निश्चित विलायक में विलेय की आपेक्षिक मात्रा, विलयन या निश्चित विलायक में विलेय की आपेक्षिक मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन या निश्चित विलायक में विलेय की आपेक्षिक मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, अब क्या होगा? मैं सांद्रता को 2 तरीके से प्रदर्शित करूंगा आगे चलकर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन। एक तो मैं जो कंसंट्रेशन को प्रदर्शित करूंगा वो करूंगा आयतन संबंधी सांद्रता। जिनमें आयतन आएगा वो सब कंसंट्रेशन बोलो कौन सी हो जाएंगी? आयतन संबंधी सांद्रता। कंसंट्रेशन को मैं भी 2 तरह से व्यक्त करूंगा। जिनमें आयतन आएगा वो सब कौन से कंसंट्रेशन कौन सी होंगी? आयतन संबंधी। और एक सांद्रता मैं पढ़ूंगा भार संबंधित, भार संबंधी सांद्रता। जिनमें वेट ही वेट आएगा। ठीक, अब जैसे मैं आयतन संबंधी सांद्रताएं कौन कौन सी पढ़ूंगा आगे चलकर। अभी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, आयतन आ रहा है ना? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अरे आयतन आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। तीसरा हम पढ़ेंगे मोलरता, चौथा हम पढ़ेंगे नॉर्मलता, पांचवी हम पढ़ेंगे फॉर्मलता। इन सब में आयतन आएगा, इन सब में हर में आयतन आएगा। अंश बटे हर, आप जानते हो अंश बटे हर, सब में हर में आयतन आएगा। लिखते हैं 2/5, हर में सब में आयतन आएगा। भार संबंधी जो कंसंट्रेशन हम पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाई वेट, हम पढ़ेंगे मोललता, हम पढ़ेंगे मूल प्रभाज।
3 चीज़ें पढ़ेंगे। अब एक बात बताओ, मैंने ये सारी चीज़ें क्यों लिखी है? क्योंकि जो सबसे पहले आरपीएससी 2013 में जब फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ तो पहला क्वेश्चन उसने यही पूछा था, इनमें से वो कौन सी कंसंट्रेशंस हैं जो ताप से प्रभावित होती है, यानी वो कौन सी कंसंट्रेशन है जो ताप को चेंज करने के साथ चेंज हो जाती है। तो जिनके अंदर भी वॉल्यूम आता है, वो सारी की सारी कंसंट्रेशन ताप से प्रभावित होती है। आप खुद भी देख लो, जैसे अपन क्या करते हैं, कई बार कोई बोतल खुलती नहीं है तो हम उसको गर्म करते हैं, अरे करते नहीं कहते, गर्म पानी में डाल देते हैं, तो क्या होता है, गर्म पानी में डालते उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इसका मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर से प्रभावित हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो क्या चेंज हो जाएगी, कंसंट्रेशन। तो ये सारी की सारी जो कंसंट्रेशंस हैं ये ताप से प्रभावित होती है। दो 2013 आरपीएससी में यही क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, यही क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरेटिकल पूछा गया। इनमें से वो कौन सी कंसंट्रेशंस हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, और वो कौन सी कंसंट्रेशन है जो ताप पर निर्भर नहीं करती। अब एक बात बताओ, क्या वेट ताप पर निर्भर करता है क्या? है, मैंने तो खूब देखा है जो एसी में बैठे रहते हैं ना वो ज़्यादा मोटे होते हैं। अरे होता ही नहीं होता? और क्या, जो एसी में बैठे रहते हैं ना वो मैंने देखा ज़्यादा मोटे होते हैं। जैसे मैं कई बार दुकान पे जाता हूँ तो बेचारे जो अपन मेहनत करते हैं ना वो तो धूप में घूमते हैं, वो तो बेचारे फिट मिलते हैं, लेकिन जो एसी में बैठे रहते हैं ना वो मोटे होते हैं। अगर एसी में बैठने से वजन कम हो जाता ना तो फिर आदमी दिन भर एसी में बैठा रहता। इसका मतलब क्या है, जो वेट है ना वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता। अरे बात समझ में आई क्या? तो भार संबंधी जितनी भी सांद्रताएं होंगी वो ताप से क्या रहेंगी, अप्रभावित रहेंगी। हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया, यही क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया। निम्न में से वो कौन सी कंसंट्रेशन है जो ताप पर निर्भर नहीं करती? ऑप्शन दे दिया नॉर्मलता, ऑप्शन दे दिया मोलरता, ऑप्शन दे दिया परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, और ऑप्शन दे दिया परसेंटेज वेट बाई वेट। तो आंसर क्या जाएगा, परसेंटेज वेट बाई वेट। वेट संबंधी जितनी भी कंसंट्रेशंस होती हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। आया समझ में? 2015 में जब सेकंड ग्रेड हुई, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों हुई, तो 2015 में जब फर्स्ट ग्रेड हुई तब सेकंड क्वेश्चन इसी चीज़ पर पूछा गया, इनमें से वो कौन सी कंसंट्रेशन है जो यूनिट लेस होती है, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, जिसकी कोई भी क्या नहीं होती, यूनिट नहीं होती। अभी समझ में आ जाएगा, परसेंटेज वेट बाई वेट यूनिट लेस निकलेगा। परसेंटेज वेट बाई वेट क्या निकलेगा, यूनिट लेस, क्योंकि ऊपर भी वेट और नीचे भी वेट, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो जब आरपीएससी सेकंड दूसरी बार हुई तो उसने इसी चार्ट पर से ये क्वेश्चन पूछा, इनमें से वो कौन सी कंसंट्रेशन है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, कौन सी यूनिट लेस होती है, कौन सी यूनिट वाली होती है। आगे समझ में आ गया होगा ये चार्ट। नेक्स्ट बात करें, अगला। आप लोगों को बेटा, लाइव वालों को समझ में आ रहा है बेटा? बताएं बेटा, लाइव वालों को बेटा समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गुड मॉर्निंग मैडम, समझ में आ रहा है? सुनीता मैडम आपको, सुभाष जी आपको, जीतराम जी आपको, ठीक है, ठीक। अब देखें, सबसे पहले अब अपन कंसंट्रेशन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक एक तरीका अपन देख रहे हैं। तो लिखे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता को व्यक्त करना, सांद्रता को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके, सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके। नंबर 1, सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके। नंबर 1, परसेंटेज के रूप में। नंबर 1, परसेंटेज के रूप में। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालते हो? मान लो मेरे 40 में से 30 नंबर आए तो मेरी परसेंटेज कितनी निकली? अरे मेरे नंबर 40 में से 30 आए तो कैसे परसेंटेज निकालोगे? 30/40 × 100। चूंकि 40 में से नंबर आते हैं 30, इसीलिए 100 में से नंबर आएंगे। परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है? परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है? 100 से, कि सब चीज को 100 से मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज के रूप में। जिसके अंदर सबसे पहले ए हम पढ़ रहे हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट।
परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट। ठीक है, समझना। कहीं ऐसा लिखा हुआ है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, समझना। इसको और अच्छा कर देता हूं, 10% वेट बाई वेट, ऐसा लिखा हुआ है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब दो चीजें हैं, एक तो ग्लूकोज है और दूसरी चीज हमने पानी मान लिया। 10% वेट बाई वेट का मतलब क्या है, जो हमारा सॉल्यूशन है। परसेंटेज का मतलब ही क्या है, सॉल्यूशन बोलो कितने, परसेंटेज का मतलब ही 100 से मतलब है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा ये सॉल्यूशन है ये 100 ग्राम का है। कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का, और इसमें 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, तो ऑटोमेटिक 90 ग्राम क्या हो गया, पानी हो गया। अरे समझ में आई बात। मैंने कहा 5% वेट बाई वेट, इसका मतलब पूरा का ही पूरा सॉल्यूशन कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का, लेकिन उसके अंदर जो विलेय है वो कितने ग्राम है, 5 ग्राम है। अरे बात समझ में आ रही है। मैंने लिखा 10% वेट बाई वेट का मतलब यह है कि जो सॉल्यूशन है वो तो पूरा 100 ग्राम का है और उसके अंदर विलेय कितने ग्राम है, 10 ग्राम है। यानी परसेंटेज वेट बाई वेट, अंश में विलेय, हर में विलेय, अंश में विलेय, अंश में भी वेट और हर में भी क्या है, वेट। यही तो हुआ भाई, ये अंश कहलाता है, ये हर कहलाता है। अंश बटे हर इंटू क्या करना है, 100। हमेशा अंश में विलेय आएगा और हर में विलयन या विलायक आएगा। हर में विलयन या क्या आएगा, विलायक आएगा। तो परसेंटेज वेट बाई वेट का फॉर्मूला क्या हुआ, विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में इनटू 100। परसेंटेज वेट बाई वेट निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, विलेय का भार बोलो किस में, ग्राम में, बटे विलयन का भार भी किस में, ग्राम में, इनटू क्या कर दोगे, 100। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हुआ। तो बताएं कोई परसेंटेज वेट बाई वेट की यूनिट आएगी क्या, तो ये हमेशा यूनिट लेस होगा। कैसा होगा, यूनिट लेस, कोई यूनिट नहीं लगी हुई होगी, यूनिट लेस होता है, क्योंकि ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, ग्राम से ग्राम तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे आरपीएससी ने पूछा था, इनमें से वो कौन सी कंसंट्रेशन है जो यूनिट लेस होती है, तो आंसर क्या गया, परसेंटेज वेट बाई वेट। समझ में आई बात। तो डेफिनेशन लिखें पहले परसेंटेज वेट बाई वेट की। 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। समझ में आया। लिखें उदाहरण, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, 10%, उदाहरण लिखें, उदाहरण 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, उदाहरण लिखें 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का तात्पर्य है, का तात्पर्य है 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। लिख लें परसेंटेज वेट बाई वेट बराबर लिख लें विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का भार ग्राम में इंटू 100। कोई दिक्कत, समझ में आया तक। अगला पॉइंट स्टार डाल के डालें, यूनिट लेस कंसंट्रेशन, इकाई रहित सांद्रता, यूनिट लेस कंसंट्रेशन, यूनिट लेस कंसंट्रेशन। बताएं ताप पर निर्भर करेगी क्या, अरे ताप पर निर्भर करेगी क्या,
ताप से प्रभावित या दिनेश ताप से अप्रभावित? क्योंकि ऊपर नीचे क्या आ रहा है, वेट 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 संबंधी कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, तो लिखे ताप से अप्रभावित। एक छोटा सा क्वेश्चन बना देते हैं। मान लीजिए 35 ग्राम ग्लूकोज, 35 ग्राम ग्लूकोज को 35 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोला गया। पैंतीस ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोला गया, तो आपको निकालना है परसेंटेज वेट बाई वेट। आया समझ में? देख ले, मुझे परसेंटेज वेट बाई वेट निकालना है। अंश में विलेय और हर में विलयन। ध्यान से पढ़े एक एक चीज को। बताएं विलेय कौन है इसमें, ग्लूकोज है या जल है? ग्लूकोज। जो मात्रा कम मात्रा में होती है वो विलेय होता है। तो विलेय का भार ग्राम में, तो बोलो विलेय का भार कितना ग्राम में दे रखा है? 35 बटे। अब यहां देखो दो चीजें हैं। अगर ऐसे लिखा रहता 35 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 90 ग्राम विलयन बनाया गया, शब्दों को पकड़ना, 35 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 90 ग्राम विलयन बनाया गया, तब तो कोई दिक्कत थी नहीं, या 90 ग्राम लगा देता। लेकिन उसने कहा 35 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम पानी में घोलकर विलयन बनाया गया। 35 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। पैंतीस ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया, तो नीचे किसका भार लगाओगे? विलयन का भार। अरे किसका भार लगाओगे? विलयन का। और विलयन का भार कैसे निकलेगा? विलेय का भार और विलायक का भार दोनों को जोड़ दोगे। अरे मुझे किसका भार लगाना है नीचे? विलयन। विलयन का भार में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? विलेय का भार प्लस विलायक का भार। इसका मतलब 35 प्लस 90 और क्या? विलायक का भार थोड़ी पूछ रहा है मुझसे, तो विलयन का भार पूछ रहा है ना। नीचे किसका भार लगाना है मुझे फॉर्मूले में? विलयन का। विलयन का भार में किस किस का भार जोड़ोगे? विलेय का भार प्लस विलायक का भार। विलेय का भार तो कितना है? 35 ग्राम, और विलायक का भार कितना है? 90 ग्राम। दोनों को जोड़कर किससे गुना करना पड़ेगा? 100 से। क्या विलायक? भाई हमारे फॉर्मूले में विलायक थोड़ी है, परसेंटेज वेट बाई वेट में तो विलयन है ना। विलायक सिर्फ एक ही जगह आता है, मोललता में। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। इसके अलावा हर में हमेशा विलयन आएगा। हर में हमेशा क्या आएगा? विलयन। विलयन का भार कैसे निकालोगे? विलेय का भार और विलायक का भार क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, तभी तो विलयन का भार आएगा। और उसको किससे गुना कर दोगे? 100 से। नहीं आया समझ में? चला आगे, अगला देखिए। तो पहली जो कंसंट्रेशन थी वो थी परसेंटेज वेट बाई वेट, बी। अब खुद ही निकाल लोगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बोलो ऊपर किसका आयतन लिखोगे? अरे बोलो तो सही, ऊपर किसका आयतन लिखोगे? अरे बोलते नहीं हो, बोलो किसका आयतन लिखोगे? विलेय का आयतन। काय में? लीटर में या ml में? ml में। विलेय का आयतन ml में। अंश में विलेय, हर में विलेय या विलयन? विलयन। विलयन का आयतन ml में। और इसको किससे गुना कर दोगे? 100 से। कोई यूनिट आएगी क्या? अरे यूनिट आएगी या यूनिट लेस होगा? यार तुम बोलते नहीं हो, पता नहीं यूनिट होगा या यूनिट लेस होगा? यूनिट लेस। तो यूनिट लेस, क्योंकि ऊपर भी ml नीचे भी ml। यूनिट लेस कंसंट्रेशन। बोला करो, जितना एंजॉय लोगे उतने नंबर आएंगे। ठीक है? कोई लड़ता हूं क्या मैं तुमसे जो तुम बोलते नहीं हो? हैं?
आराम से बोला करो, गलती तो बोलोगे, उससे क्या होगा? आ गया समझ में? ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, हमारे काम का ए और सी आता है। सी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है। ये जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम वाली जो चीज़ है ना, घर पे जाके देखना, ज़्यादातर जो दवाइयाँ आती हैं उनका जो कंपोजिशन लिखा रहता है, इसमें क्या चीज़ लिखी हुई है, तो वहाँ आपको मिलेगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। जैसे मैं कहूँ 5% वेट बाय वॉल्यूम, मैंने लिख दिया यूरिया सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विलेय तो मुझे ग्राम में लेना है, लेकिन विलियन ग्राम में नहीं लेना, विलियन का आयतन ml में लेना। तो मैं कहूँगा ये जो 100 ml का जो सॉल्यूशन बनाया है ना मैंने, जो 100 ml का जो ये सॉल्यूशन बनाया है, इसके अंदर यूरिया कितने ग्राम घुली हुई है? 5 ग्राम यूरिया घुली हुई है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जो ये 100 ml, बेटा एक बार ये बोतल देना, एक बार ये वाली बोतल दे दो। ये तो तार खींचूंगा ना, खींच जाएगा वहाँ तक तार, नहीं छोटी वाली। जैसे ये बोतल है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब तो ऐसे एजम्पशन कर लें पानी भर रहा है, 100 ml की सॉल्यूशन है, और उसमें मैंने 5 ग्राम ग्लूकोज घोल दिया, तो ये 5% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसका मतलब इस पूरे के पूरे 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम चीनी घुली हुई है? 5 ग्राम चीनी घुली हुई है। तो 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना होगा। तो क्या करोगे? विलेय का भार काय में लोगे? अरे बोलो तो सही, विलेय का भार काय में लोगे? ग्राम में। वी किसका आयतन है ये? अरे बोला करो, किसका आयतन है? विलियन का आयतन। काय में लोगे? लीटर में या एमएल में? एमएल में। लीटर में तो रियल केस में लेते हो। अरे प्रैक्टिकल करते हो तो क्या टंकियाँ लाते हो क्या घर से? हैं? या घर साहब घर से बोले, पापा बोले कहाँ जा रहे हैं? मैं तो बोले साहब प्रैक्टिकल करने जा रही, 2 टंकी रख दो। हैं? तू आगे आगे जा रही है कॉलेज में और पीछे पीछे 4 टंकी आ रही हैं। बोले क्या हो रहा है? बोले तो क्योंकि अपन जो आयतन लेते हैं वो एमएल में ही लेते हैं, छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब में काम करते हैं। ऐसे थोड़ी करते हो चलो H2SO4 मिलाओ 5 किलो आज तो पानी में, चलने दो, ग्राम में मिलाते हैं। तो विलेय का आयतन ग्राम में और विलियन का आयतन किस में? एमएल में। और इसको किससे गुना कर दोगे? 100 से। आया समझ में? यूनिट खुद ही निकाल लोगे। बताओ ये यूनिट लेस होगा या यूनिट आएगी? यूनिट आएगी। ऊपर तो क्या है? ग्राम, और नीचे क्या है? एमएल। 100 की तो कोई यूनिट होती नहीं, ग्राम पर एमएल। बोलो बोलो, लिखे एग्जाम्पल 5% वेट बाय वॉल्यूम। लिखे एग्जाम्पल 5% वेट बाय वॉल्यूम, बोर्ड पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल 5% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया विलियन से तात्पर्य है। 5% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया विलियन से तात्पर्य है कि 100 ml विलियन में, कि 100 ml विलियन में 5 ग्राम यूरिया घुला है, कि 100 ml विलियन में 5 ग्राम यूरिया घुला है। आया समझ में? यहां तक आ गया अच्छे से? अब देखो कई बार ऐसा होगा मुझे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और यहां दे रखा होगा परसेंटेज वेट बाय वेट। मैं ऐसा क्या करूं ताकि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज वेट बाय वेट में बदल जाए और परसेंटेज वेट बाय वेट वाली कंसेंट्रेशन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में बदल जाए। किसी क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि शक्कर का सॉल्यूशन है और ये 5% वेट बाय वेट है और इस विलियन का घनत्व इतना है, तो बताओ इसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा? यानी परसेंटेज वेट बाय वेट देकर हमसे क्या पूछ ले? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पूछ ले।
या परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम देकर हमसे क्या पूछ ले, परसेंटेज वेट बाई वेट पूछ ले, तो आप कैसे करोगे उसको। अब देखो हमें पता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है, विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का आयतन किस में आना चाहिए, ml में। अब ये परसेंटेज वेट बाई वेट है, ध्यान से देखना, परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब होता है विलेय का भार काय में, अरे बोलो तो सही, बटे विलियन का भार काय में, ग्राम। अगर मान लो मुझे क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी दे रखी है, विलियन का घनत्व दे रखा है, D बराबर विलियन का घनत्व, जानते होंगे ना डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, विलियन का घनत्व, और वो मुझे दे रखा है ग्राम पर ml में। किसमें दे रखा है, ग्राम पर ml। परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब यही तो है, विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का भार ग्राम में इंटू क्या करते हो 100, यही तो होता है परसेंटेज वेट बाई वेट। अब डेंसिटी मान लीजिए मुझे दे रखी है क्वेश्चन में, विलियन का घनत्व दे रखा है और किसमें दे रखा है, ग्राम पर ml में। जानते होंगे डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो आप क्या लिखोगे, विलियन का घनत्व कैसे लिखोगे, विलियन का भार ग्राम में बटे विलियन का क्या आयतन काय में, ml में। अरे आ रहा समझ में, ये कैंसिल आउट हो गया, विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का आयतन ml में इंटू 100, ये चीज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कहलाती नहीं कहलाती। इसका मतलब अगर किसी क्वेश्चन में मुझे परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा है और साथ में विलियन का घनत्व ग्राम पर ml में दे रखा है, तो अगर मैं परसेंटेज वेट बाय वेट को डेंसिटी से गुना कर दूंगा तो वो किस में बदल जाएगी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में बदल जाएगा। अरे समझ में आया, रिपीट करना है हेमा मैडम, आपके समझ में आया? तो आप इस फॉर्मूले को लिखें, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बराबर परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी। यहां D बराबर विलियन का घनत्व ग्राम पर ml में। जीतराम, सुनीता चौधरी 28%, ठीक है मैडम, बिल्कुल सही है। पहले वाले क्वेश्चन में 28% ही आ रहा था क्या बेटा, बिल्कुल सही है जीतराम, ठीक है। ये वाली चीज़ आपके समझ में आई, आप लोगों के लाइव वालों के बेटा समझ में आया कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम को परसेंटेज वेट बाई वेट में कैसे बदलना है और परसेंटेज वेट बाई वेट को परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम में कैसे बदलना है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हमें परसेंटेज वेट बाई वेट दे रखा है और अगर हम उसको विलियन की डेंसिटी से गुना कर देते हैं तो वो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम में बदल जाएगा, और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम में अगर हम डेंसिटी का भाग लगा देते हैं तो वो चीज़ परसेंटेज वेट बाई वेट में बदल जाएगी। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बराबर होता है परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी। ध्यान रखें यहाँ विलियन का घनत्व किसके अंदर होना चाहिए, ग्राम पर ml में होना चाहिए। अरे किस में होना चाहिए, ग्राम पर ml में होना चाहिए। आया समझ में? कहीं कोई दिक्कत किसी को, अच्छे से समझ में आया? ध्यान रखें सिलेक्शन का आधार सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में फिजिकल होता है। ऑर्निक आप सब रट लोगे, इनऑर्निक आप सब कर लोगे, फिजिकल में सब ढेर हो जाते हैं, इलेक्ट्रो में, थर्मो में, सॉल्यूशन में, केमिकल काइनेटिक में। जो इनको कर लेता है अच्छे से वो फिर आगे चल जाता है। शुरू में हमने इन चीज़ों को इसीलिए शुरू में लिया है क्योंकि जिससे आपके रोज़ टेस्ट होते चलेंगे, चाहे लाइव भी होगा तो भी इसमें सिस्टम है आपके पास, डाउनलोड हो जाएगा पेपर, आप निकालो और उसको करो। फिजिकल विशेष ध्यान रखें, ऑर्निक में नेम रिएक्शन का विशेष ध्यान रखें और नॉर्मल पेपर आता है, ये दो चीज़ें विशेष ध्यान रखनी है। आ गया होगा यहाँ तक समझिए, ठीक है। अब देखें अभी जो मैंने कंसंट्रेशन बदली है, अभी जो मैंने सांद्रता निकाली है वो परसेंटेज की फॉर्म में निकाली है। कई बार वो सांद्रता को कहता है पीपीएम में व्यक्त करो, सांद्रता को
पीपीएम में व्यक्त करना। सुना होगा पार्ट्स पर मिलियन, सांद्रता को पीपीएम में व्यक्त करना। जैसे जनरली पानी की जो कठोरता होती है ना, उसको पीपीएम में व्यक्त करता है, पानी की हार्डनेस। आई बात समझ में? पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। जैसे अभी तो आपने जो नंबर आए वो 100 में से आए आपके। मैंने कहा साहब मेरे तो 40 में से 30 नंबर हैं, बताओ मेरी परसेंटेज कितनी है? तो आपने कहा चूंकि 40 में से नंबर आए 30, इसीलिए 100 में से आएंगे। इसी तरीके से पार्ट्स पर मिलियन में जब कंसंट्रेशन को निकालना होता है पीपीएम में, तो जिस चीज को आपने 100 से गुना किया है उसको पार्ट्स पर मिलियन का मतलब 10 लाख से गुना करना है। बात समझ में आई? जब वो हमसे परसेंटेज वेट बाई वेट पूछता है तो आप 100 से गुना करते हो, और अगर वो कहता है कि नहीं साहब आप तो कंसंट्रेशन को पार्ट्स पर मिलियन में व्यक्त करो, तो उस समय पीपीएम में अगर वो आपसे कहता है पीपीएम में W/W निकालो, भार संबंधी जो आपकी सांद्रता थी वो आप पीपीएम में निकालो, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा? विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का भार ग्राम में इंटू 100 की बजाय बोलो क्या कर दोगे? 10⁶ है समझ में? मान लीजिए वो कहता है पीपीएम में W/V निकालो, वेट बाय वॉल्यूम निकालो, तो आप क्या कहोगे? विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का आयतन किस में? ml में। विलेय का भार बोलो काय में? ग्राम में। उसको किससे गुना कर दोगे? 10⁶ से। अगर वो कहता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम संबंधी कंसंट्रेशन पीपीएम में निकालो, विलेय का आयतन ml में, विलियन का आयतन ml में, इंटू क्या कर दिया जाएगा? 10⁶ कर दिया जाएगा। एक पीपीबी और होता है पार्ट्स पर बिलियन। ये तो पार्ट्स पर मिलियन है, वो पार्ट्स पर बिलियन होता है, तो उस समय 10⁹ से गुना करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। पीपीएम में पूछे तो 10⁶ से गुणा करें। और जो पानी की हार्डनेस होती है उसको हम किस में व्यक्त करते हैं? पीपीएम में व्यक्त करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में व्यक्त करते हैं। आगे आओ समझ में उतार लें। उम्मीद करता हूँ पहली वाली कंसंट्रेशन आपके समझ में आ गई होगी। चला सेकंड नंबर पर जो चीज़ है, सेकंड नंबर की जो कंसंट्रेशन हम बात कर रहे हैं वो है मोलरता। मोलरता कैपिटल M। जिन्होंने मोल बनाने नहीं पढ़े हैं, एक बार मैं वापस उनको फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर किसी चीज़ के मोल बनाने होते हैं तो अवयव का ये मोल, अगर कहीं मुझे मोल बनाने होंगे तो फॉर्मूला होगा अवयव का दिया गया भार ग्राम में बटे अवयव का ग्राम अणुभार। इस तरीके से हम मोल बनाएंगे। मोल बनाने का एक फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन उसका मोलर मास। एग्जाम्पल के रूप में मैं बता दूं तब मोलरता समझ में आएगी। जिन्होंने नहीं पढ़ी एक दो एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल मान लो मुझे मोलरता निकालनी, मुझसे कहा गया मैंने पानी में 49 ग्राम H2SO4 घोला। कितना ग्राम घोला? अरे बोलो कितना घोला? अरे बोल तो दो, कितना बोला? 49। क्या चक्कर है, आवाज़ ही नहीं है, खाना नहीं खा के आते, क्या चक्कर है?
कितने ग्राम घोला? 49। तो बोलो अब घोला गया भार, अवयव का दिया गया भार बोलो कितना है? 49। और आप सबको पता होना चाहिए H2SO4 का अणुभार होता है 98। कितना होता है? 98। इसका मतलब कितने मोल हो गए? आधा मोल H2SO4। पता होना चाहिए हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का वजन 1 ग्राम, 1 मोल हाइड्रोजन का वजन 1 ग्राम, तो दूसरे हाइड्रोजन का भी 2, सल्फर का पता होगा 32 और एक ऑक्सीजन का 16 चौक 64, जोड़ोगे तो 98। तो मैं बार बार मैं कहूँगा मैंने 49 ग्राम H2SO4 पानी में घोला, तो आप समझ जाओगे 49/98 करना आधा मोल। बार बार मैं कहूँगा 40 ग्राम NaOH, मैंने कहा कि साहब मैंने पानी में 40 ग्राम घोला, कितना ग्राम घोला? 40 ग्राम। आया समझ में? तो बोलो अवयव का दिया गया भार कितना या घोला गया भार कितना? 40। और NaOH का ग्राम अणु भार निकालो, वो भी 40 होता है। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, 23 और 16 39 और एक कितना? 40। तो 40/40, इसका मतलब कितना? 1 मोल। ये बार बार चीज़ें काम आएंगी। मैडम समझ में आ गया आपके? अब मोलरता से मतलब क्या है, जैसे समझना, ये मैंने पानी लिया और इसमें मैंने 49 ग्राम H2SO4 घोल दिया। पानी लिया लैब में और उसमें 49 ग्राम H2SO4 घोल दिया और ये सॉल्यूशन बन गया 1 लीटर का। ठीक है। अब एक बच्चा तो इसको सीधे बोलता है 1 लीटर सॉल्यूशन में गुरुजी थे ना तो 49 ग्राम H2SO4 घोल दिया। अरे ऐसे ही तो बोलेंगे। दूसरा थोड़ा सा इसको थोड़ी सी तरीके से बोलने के तरीके हैं, कोई पापा बोल देता है, कोई डैडी बोल देता है, तो एक ही चीज़ है। अपन तो गांव के आदमी है तो अपन तो बाऊजी बोलते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सिटियों में प्रचलन है हाय डैड, हाय मोम, पता नहीं क्या सिस्टम है ना, होता है ना आजकल तो सब जगह हो गया। बस वो बोलने का तरीका, बोल तो मम्मी को ही रहे हो। तो एक व्यक्ति ने तो ऐसा कहा कि साहब ये जो 1 लीटर का विलियन है इसमें 49 ग्राम H2SO4 घोला है। दूसरा समझदार आया बच्चा, उसने इस बोर्ड पे इसको देखा, अरे उसने ये कहा कि साहब गुरुजी जो आपने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया है ना इसमें H2SO4 का आधा मोल घोला है, तो पाप थोड़ी कर दिया। अरे पाप कर दिया क्या? वही मोलरता। जब विलेय की मात्रा को मोल में व्यक्त किया जाता है तो वो चीज़ मोलरता कहलाती है। मैं ऐसे बोलूँगा 1 लीटर विलियन में विलेय का आधा मोल घुला हुआ है, अरे हाँ या ना, तो आप कहोगे कि साहब जो मोलरता है वो आधा है, हाफ है, क्योंकि हमने 1 लीटर विलियन में H2SO4 का कितना मोल घोला है? आधा मोल घोला है, यानी मोलरता m/2 है। ये सेमी मोलर सॉल्यूशन है, सेमी मोलर सॉल्यूशन है। सेमी मोलर का मतलब क्या होता है? 1 लीटर विलियन में अगर आप विलेय के आधा मोल घोलते हो तो उस विलियन को बोलो कौन सा विलियन कहा जाता है? सेमी मोलर विलियन। अभी अपन पढ़ेंगे मोलर विलियन, सेमी मोलर, पेंटीमोलर, डेसीमोलर, पढ़े नहीं पढ़ना, सेंटीमोलर, वो सब नाम आएंगे। तो बोलने का तरीका है, एक बच्चा ऐसे कह रहा है कि साहब ये 1 लीटर का जो सॉल्यूशन है उसमें तो 49 ग्राम H2SO4 घोला है, तो वो तो सामर्थ्य है, स्ट्रेंथ है, वो भी सही बोल रहा है। लेकिन दूसरा ऐसा कह रहा है नहीं साहब 1 लीटर जो सॉल्यूशन आपने बनाया ना इसमें गुरुजी H2SO4 का आधा मोल घुला हुआ है, वो भी वो और अच्छे तरीके से बोल रहा है, तो वो चीज़ मोलरता है। तो मोलरता की डेफिनेशन क्या कहेंगे? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। भाई कंसंट्रेशन हमें बताती क्या है? विलेय के बारे में तो बताती है कि इसमें विलेय इतना है। जैसे हमने पढ़ा भी 5% वेट बाई वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन, तो उसका मतलब क्या है कि साहब ये जो 100 ml का सॉल्यूशन बनाया है ना इसमें 5 ग्राम यूरिया है, तो आप बता किसको रहे हो? विलेय को ही तो बता रहे हो। कंसंट्रेशन का मतलब ही क्या है कि जो विलियन बनाया है, जो विलियन है, जो विलायक है, उसमें हमने कितना विलेय मिलाया है, क्या है विलेय उसमें, वही चीज़ कंसंट्रेशन। विलेय कम, कंसंट्रेशन कम, विलेय ज़्यादा, कंसंट्रेशन ज़्यादा। आया समझ? तो डेफिनेशन लिखे मोलरता की, लिखे 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या।
1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। आया समझ? अब जनरली जो कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन का मतलब जहां कंसंट्रेशन लिखी हो, सांद्रता लिखी हो, उसका मतलब जनरली मोलरता से ही होता है। सांद्रता बराबर अभी अभी आपने कहा N/V। कंसंट्रेशन क्या है? N/V। N का मतलब है अंश में हमेशा विलेय आएंगे, यहां आएंगे विलेय के मोल। समझ में आई? हर में हमेशा विलियन आएगा, विलियन का आयतन लीटर में ले लेते हैं, पहला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला मोलरता निकालने का, N/V, विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन काय में? लीटर में, पहला फॉर्मूला। अब जरूरी थोड़ी है विलियन का आयतन लीटर में हो, विलियन का आयतन लीटर की बजाय किस में दे सकता है? ml में दे सकता है। तो ml को अगर लीटर में बदलना है तो उसमें 1000 का क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे। तो दूसरा फॉर्मूला, विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन ml में इंटू 1000। ठीक है। अब छोटे छोटे से जैसे क्वेश्चन कहूं मैं, 5 लीटर विलियन में, सुने मेरी बात, लिख लेना आराम से। 5 लीटर का विलियन है, 5 लीटर के विलियन में 2 मोल H2SO4 घुलाए, तो विलियन की सांद्रता ज्ञात करें। बोलो H2SO4 के कितने मोल घुलाए? अरे बोलो तो सही, 2। और विलियन का आयतन कितना है? 5 लीटर, 2/5। मैं कहूं 250 ml में, 250 ml सॉल्यूशन में NaOH का 1 मोल घुलाए, तो बोलो NaOH का कितना मोल है? विलियन का आयतन कितना है? तो किससे गुना करोगे? 100। पहला तरीका। ये भी तो हो सकता है, पहला तरीका समझ में आया। ये भी तो जरूरी थोड़ी है वो विलेय के मोल ही दे, हो सकता है विलेय के मोल क्या करने पड़े? बनाने भी पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो नंबर 1 फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, कंसंट्रेशन। विलेय के मोल कैसे बनाएंगे? विलेय की दी गई मात्रा या विलेय की घोली गई मात्रा, विलेय की घोली गई मात्रा या दी गई मात्रा ग्राम में बटे विलेय का ग्राम अणुभार। अरे ऐसी तो मोल बनाते हैं। अरे मोल ऐसे ही तो बनाते हैं। जो भी विलेय की घोली गई मात्रा ग्राम में है वो लिख दीजिए और उसमें विलेय के अणुभार का क्या लगा दीजिए? भाग, तो वो विलेय के मोल बन जाएंगे। इनटू ये विलियन का आयतन जनरली क्वेश्चन में ml में दे रखा होगा और उसको लीटर में बदलने के लिए किससे भाग लगा दोगे? 1000 से। आया समझ? सबसे सिंपल टाइप का क्वेश्चन जो NCERT में इस पे बना रखा है। एग्जाम्पल, 40 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 250 ml विलियन बनाया गया। तो विलियन की मोलरता ज्ञात करें। सबसे साधारण टाइप का क्वेश्चन। आ गया समझ में? बोलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा या फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा? अरे बोलो फॉर्मूला 1 लगेगा या फॉर्मूला 2 लगेगा? 2।
क्योंकि यहाँ विलेय की मात्रा मोल में नहीं दे रखी, ग्राम में दे रखी है समझ में? बताएं, मोलरता निकालनी है। बताएं, जनरली पानी आप सबको पता है विलायक का काम करेगा, NaOH विलेय का काम करेगा। विलेय की दी गई मात्रा या विलेय की घोली गई मात्रा बोलो कितने ग्राम है? 40। NaOH का अणुभार भी आप सबको पता है 40 निकलेगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 इंटू 1000। आयतन कितना ml दे रखा है? 4। इसका मतलब मोलरता 4 और इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी मोल पर लीटर। इसका मतलब अगर मैं 250 ml में 250 ml बिलियन में अगर NaOH का 1 मोल घोलता हूं तो इसका मतलब 1000 ml में NaOH के कितने मोल घोलने पड़ेंगे? 4। क्योंकि मोलरता का मतलब ही 1 लीटर से होता कि 1 लीटर अगर होता तो बताओ विलेय के कितने मोल होते? अरे समझ में आई बात? भाई मोलरता कहती क्या है? बताओ साहब, अगर यहाँ 1 लीटर होता तो बताओ विलेय के कितने मोल होते? तो इसीलिए इस तरह से निकला। कोई दिक्कत? किसी को कहीं कोई परेशानी? चले आगे। अभी इस फॉर्मूले को और 4 फॉर्मूले बनाऊंगा अभी इसके, ठीक है? अब आपको इस चीज से देख के पता चल रहा होगा कि इसकी जो यूनिट है, यूनिट मोलरता की जो लास्ट में यूनिट लगेगी वो आपको दिख रहा होगा, क्या लगेगी? मोल। अरे क्या लगेगी? मोल पर लीटर। ये देखो यहां से बनाया ना, ये रहा N/V, मोल पर लीटर। आयतन आ गया तो मोलरता ताप से प्रभावित। मोलरता वो कंसंट्रेशन है जो ताप से क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। वैसे भी देख लो, आप पानी में चीनी घोल दो, अब पानी मत बढ़ाओ, पानी को गर्म करते रहो तो डाइल्यूट होता है, जो बाद में कंसंट्रेट हो जाता है, नहीं हो जाता? चाशनी बन जाती, नहीं बन जाती? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन किससे प्रभावित होती है? ताप से प्रभावित होती है, ठीक है? तीसरा फॉर्मूला देखें इसी से, इसी का ही मैं तीसरा फॉर्मूला बना रहा हूं। अभी अभी आपने कहा कि जो मोलरता होती है वो क्या होती है? विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का ग्राम अणुभार। ग्राम अणुभार भी ग्राम में होता है, इंटू 1000 को मैं ऐसे लिख देता हूं 100 × 10। कोई दिक्कत थोड़ी है? विलियन का क्या? विलियन का आयतन काय में? ml में, ठीक है? यही तो लिखा था मैंने। अभी अभी आपने देखा हो, अभी भी मैंने बताया, अगर विलेय का भार ग्राम में दे रखा हो, विलियन का आयतन ml में हो, और अगर हम उसको 100 से गुना कर दें तो वो चीज़ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होती है। पन्ने पलट के देखो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम यही तो था, विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का आयतन ml में इंटू 100। तो मेरे पास फॉर्मूला बना, मोलरता बराबर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या है? विलेय का क्या? ग्राम अणुभार।
फॉर्मूला नंबर 3। अरे आया समझ में? अभी भी मैंने एक और बात बताई थी, अगर किसी क्वेश्चन में परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाई वेट में क्या रिलेशन है, तो कहा था परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी। अरे अभी भी लिखाया था, नहीं लिखाया था? तो चौथा फॉर्मूला मैं ये बना देता हूँ, मोलरता बराबर परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू टैन इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ जो D है ये विलयन का घनत्व है, जो किस में होना चाहिए, ग्राम। कोई दिक्कत? ज़्यादा फॉर्मूले तो नहीं हो गए? अरे ज़्यादा फॉर्मूले तो नहीं हो गए? कल अपन क्या है इस पे क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। पांचवा फॉर्मूला और लास्ट फॉर्मूला वो और बता देता हूँ, समझना। मान लो मैंने ये 1 लीटर पानी लिया और इसमें मैंने 49 ग्राम H2SO4 घोल दिया। 49 ग्राम H2SO4 का मतलब अभी भी मैंने कहा H2SO4 का कितना मोल घोल दिया, आधा मोल। ऐसा किया मैंने, ठीक है। आप सबको पता है जो मोलरता या सांद्रता होती है वो होता है कंसंट्रेशन बराबर N/V। कंसंट्रेशन क्या होता है, N/V। विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, यही कर रखा है, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, यही है कंसंट्रेशन N/V। अब मान लो मैं इसके अंदर पानी मिला दूं, इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया। मान लो पानी मैंने, अब इसमें 1 लीटर की जगह 2 लीटर हो गया है। H2SO4 का तो आधा ही मोल है, तो बताओ क्या मोलरता वही रहेगी या चेंज हो जाएगी? अरे बोलो, वही रहेगी या चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी ना, अभी भी कहा ना आयतन चेंज कर दिया तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। अरे आयतन बढ़ा दिया तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आयतन बढ़ाने पर तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब थोड़ी कहोगे ये कंसंट्रेट है, आप तो कहोगे डाइल्यूट है, क्योंकि आपने पानी इसके अंदर क्या कर दिया, मिला दिया। समझ में आए? तो पानी मिलाने से पहले जो मोल थे N, और पानी मिलाने के बाद भी मोल क्या थे, N ही थे ना। अरे पहले भी पानी का, पहले भी H2SO4 का कितना मोल था, अरे कितना मोल था, आधा, और पानी मिलाने के बाद भी कितना है, आधा। इसका मतलब N कांस्टेंट है। यानी तनुकरण से पूर्व, तनुकरण से पूर्व N1, N मतलब विलेय के मोल, और तनुकरण के बाद, तनुकरण का मतलब पानी मिलाने के बाद, तनुकरण के पश्चात
N2 या N1 ही रहेंगे? N1। अरे पानी मिलाने जब मैंने पानी नहीं मिलाया था तब भी H2SO4 के आधा मोल थे, और पानी जब मिला दिया तब भी H2SO4 का कितना मोल है? आधा ही है ना, N तो कांस्टेंट है। लेकिन क्या चेंज हो गया? दोनों का आयतन चेंज हो गया और दोनों की मोलरता भी क्या हो गई? चेंज हो गई। मैं ये कहूंगा ये N है वो बराबर होता है C × V के, यानी तनुकरण से पहले M1V1 और तनुकरण के पश्चात M2। अरे तनुकरण से पहले CV और तनुकरण के बाद भी CV, तनुकरण से पहले भी मोल N1 और तनुकरण के बाद भी N1, यानी मोल क्या करोगे? मोल होता है कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। N1 बराबर क्या कर रहे हो? N2, यानी M1V1 किसके बराबर हुआ? M2V2। ये मोलरिटी कब है? पानी मिलाने से पहले। V1 क्या है? पानी मिलाने से पहले आयतन। M2 क्या है? पानी मिलाने के बाद नई मोलरता। और V2 क्या है? पानी मिलाने के बाद नया आयतन। दिनेश समझ में आया नहीं आया? तो अगला जो फॉर्मूला है 5 नंबर का फॉर्मूला वो ये है, लिखें इस वाले को, तनुकरण से पूर्व N1 और तनुकरण के ऐसे लिखें, चूंकि कंसंट्रेशन बराबर होता है N/V, N बराबर कंसंट्रेशन इनटू V। बार बार बच्चों से रिक्वेस्ट, सब ऐप को डाउनलोड करें, लाइव क्लास से सभी कनेक्ट हो, ऑनलाइन वाले भी बेटा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो सॉल्यूशन क्लास है वो यूट्यूब पे आएगी सब। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? कल मैं इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ के आएंगे। थोड़ा सा धीमी स्पीड रखेंगे क्योंकि थोड़े से टफ पढ़ते हैं फिजिकल में, फिजिकल थोड़ा सा टाइम लेती है। इनऑर्गेनिक आपकी बहुत जल्दी हो जाती है, ऑर्गेनिक भी इतना टाइम नहीं लेती। फिजिकल इसीलिए क्योंकि थोड़े से चैप्टर टफ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रो थर्मो थोड़े से टफ पढ़ते हैं, सॉल्यूशन थोड़े से टफ पढ़ेंगे, लेकिन एक बार समझ में आ गए तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको यही देंगे, क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न होने का कोई सवाल नहीं होता, डायरेक्ट है तो डायरेक्ट है। एक बार वापस मैं 5 फॉर्मूले आपके दिमाग में ला देता हूँ। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो सांद्रता मोल बटे आयतन। इस फॉर्मूले को तब लगाएं जब विलयन का आयतन लीटर में हो, विलय के डायरेक्ट मोल दे रखे हो। ये भी हो सकता है विलय के मोल दे रखे हो, विलयन का आयतन ml में दे रखा हो, उसको किससे गुना करोगे? थाउजेंड्स। पहला फॉर्मूला आगे समझ में। दूसरा फॉर्मूला ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है ये जो विलय के मोल नहीं दे रखे होते, ये बता रखा होता है हमने H2SO4 इतना घोला है, NaOH इतना घोला है, कास्टिक सोडा इतना घोला है। उस स्थिति में विलय का घोला गया भार ग्राम में बटे विलय का ग्राम अणुभार इंटू आयतन ml में, किसका भाग लगेगा? तीसरा फॉर्मूला ये होगा, कई बार हमें क्या करता है वो जो कंसंट्रेशन है, जो एक कंसंट्रेशन दे के दूसरी कंसंट्रेशन पूछता है, हमें परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा होता है। ये किया था ना बन गया था, देखो ये आया समझ। एक कंसंट्रेशन आपको दे रखी है परसेंटेज वेट बाय वेट में, और दूसरी कंसंट्रेशन मोलरता पूछ रहा है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये ध्यान रखें मॉलिक्यूलर वेट विलय का है, आया समझ। चौथा फॉर्मूला हमने पढ़ा, कई बार ये चीज़ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में दे रखी होगी, इंटू डेंसिटी दे रखी होगी, इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। पांचवा फॉर्मूला मैंने कहा तनुकरण से पहले मोल M1V1, पानी मिलाने के बाद भी मोल क्या? M2V2। छठी बात मोलरता के बारे में, मोल पर लीटर यूनिट। और सातवीं बात जहां आयतन आ जाएगा वो कंसंट्रेशन किससे प्रभावित होंगे? टेम्परेचर से। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? आगे समझ में? आगे कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, आगे बात करेंगे। थैंक यू आज के लिए।